दोस्तों इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू पिक 5 स्टॉक्स एंड होल्ड देम अंटिल 2035, यानी कि अगले 10 सालों के लिए आप उसको बेच नहीं सकते, यू कैन नॉट टच देम, जस्ट होल्ड फॉर द नेक्स्ट डेकेड। 10 साल का टाइम पीरियड कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं होता है और स्टॉक मार्केट 10 साल के ड्यूरेशन में कई बार बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहता है। ऐसे में व्हेन आई एम आस्क्ड टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ 5 स्टॉक्स फॉर द नेक्स्ट 10 years, I would focus on these 3 things. मैं फोकस करूंगा ग्रोइंग सेक्टर्स पर, इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा सा डिफेंसिव टच भी ले आऊंगा क्योंकि मार्केट 10 साल के ड्यूरेशन में कभी ना कभी बीच में 2-3 बार वोलाटाइल जरूर से जरूर रहेगा, तो डिफेंसिव सेक्टर को भी मैं अपनी पोर्टफोलियो में रखूंगा और मैं फोकस करूंगा सस्टेनेंस बिजनेस मॉडल पर। तो आइए डिटेल में बात करते हैं इन्हीं सब के अराउंड। हेड्स अप, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, मैं आपको बाय या सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहां पे हम फोकस करेंगे बिजनेस मोड पर, इसके साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल रेशियोज जैसे कि आरओई, आरओसी पर फोकस करेंगे और प्रमोटर्स के साथ ही साथ फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर्स पर भी फोकस करेंगे। तो फ्यूचर ग्रोथ सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पे हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ ही साथ उस पर्टिकुलर सेक्टर में भी ग्रोथ का पर्सपेक्टिव दिख रहा होता है। तो यहाँ पे हम कई तरह के सेक्टर्स पिछले 3-4 सालों में देख रहे हैं जिनमें कि हमें मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रेलवे सेक्टर में हमें एक ग्रोथ दिखी है, साथ ही साथ हमें डिफेंस सेक्टर में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो फिलहाल के लिए इन सेक्टर्स को इग्नोर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि हमें पिछले कई सालों में कंसिस्टेंटली एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पुश पर और साथ ही साथ ओवरऑल नेक्स्ट डेकेड के लिए मेरा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स इट्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है पर्सनली। हालांकि यहाँ पे कुछ सर्टेन चैलेंजेस हैं जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, लैंड एक्विजिशन प्रोसेसेस हो या लेबर हो या कई तरह के रेगुलेटरीज एंड नॉर्म्स हो गवर्नमेंट के द्वारा, ये काफी ज्यादा ड्रैग करते हैं कंपनीज की ओवरऑल ग्रोथ को। तो हमको इन पे फोकस करके चलना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 2024 तक यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो में हमें एक ग्रोइंग ट्रेंड देखने को मिल रहा था। जून 2024 के बाद से हमें जो मीडियन पीई है इसका, उस मीडियन पी के आसपास आते हुए देखने को मिला ओवरऑल प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब ऐसे में हमें कंपनियों के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ ही साथ कंपनियों की ओवरऑल वैल्यूएशन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली हम इसे मिस कर देते हैं। सो जब भी हम कंपनी की एनालिसिस कर रहे हो तो वहां पे कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो कैसा है और पिछले कुछ महीनों में क्या ट्रेंड चल रहा है, पिछले कुछ सालों में क्या ट्रेंड चल रहा है, ये स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इनके ऑर्डर बुक्स भी स्टडी करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम सेक्टर्स के कंपनियों की एनालिसिस कर रहे हो पोर्टफोलियो क्रिएशन के लिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेक्टर के साथ ही साथ जो हमारा डिजिटल एंड आईटी सेक्टर है ओवरऑल, इनमें हमें पिछले कई सालों में ग्रोथ देखने को मिली ही मिली है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद और जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग है, डाटा एनालिटिक्स है, मशीन लर्निंग है, इन सभी का एक आने वाले 5 से 10 सालों में ग्रोथ का स्कोप दिख सकता है। तो ऐसे में मैं इस पर्टिकुलर सेक्टर का भी पर्सपेक्टिव लेके चलना चाहूंगा, ठीक है। इस सेक्टर में कई सारी कंपनियां, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है अगेन, केल्टन टेक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ईआरपी एंड अदर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये पर्टिकुलर कंपनी। इसके ऑपरेशंस भारत में तो हैं ही, साथ ही साथ अदर कंट्रीज में भी हैं। अब यहाँ पे आईटी सेक्टर की जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे खास तौर पे सर्विस एक्सपोर्ट्स के साथ ही साथ जो फॉरेन करेंसीज की इनकम होती है उस पर भी हमें ध्यान देके चलना होगा, ठीक। अब यहाँ पे एक चैलेंज ये है कि इस तरह की कंपनियों के लिए आप देखिए तो सेल्स में तो आपको ग्रोथ दिख रही है, बट यहाँ पे एक्सपेंसेस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे आप ध्यान दें तो प्रॉफिटेबिलिटी में उस तरह का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं दिखा पा रही है पर्टिकुलर कंपनी। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि जो भी कंपनीज की हम एनालिसिस कर रहे हों उन कंपनीज के फंडामेंटल्स कैसे हैं और इसके साथ ही साथ हमें मैनेजमेंट की भी स्टडी करनी है। एंड एक और बात पे अगर हम ध्यान दें
तो यहाँ पे केल्टन टेक में आप देखिए तो आपको प्रमोटर्स तो दिख रहे हैं, लेकिन FIIs और DIIs यहाँ से नदारद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पे पोर्टफोलियो इंक्लूजन में, तो वो होगा पावर सेक्टर। अब पावर सेक्टर क्यों? क्योंकि भारत का ओवरऑल क्लीन एनर्जी टारगेट अगले 10 साल के लिए नहीं, 2070 तक जीरो इमिशन करने का है। और गवर्नमेंट सेक्टर भी इस तरह के स्कीम्स के लिए, खास तौर पे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट हो या सोलर पावर सेगमेंट हो, सब्सिडीज देती है और साथ ही साथ कई तरह के PLI स्कीम्स भी हैं। तो ऐसे में तीसरा सेक्टर मेरे फोकस में रहेगा पावर सेक्टर। अब यहाँ पे पावर सेक्टर में भी आप ध्यान दीजिए तो भारत का जो पावर कंजम्पशन पर कैपिटा है वन ऑफ द लोएस्ट है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। सबसे ज्यादा नॉर्वे में है अराउंड 25,000 यूनिट्स कंजम्पशन पर कैपिटा, भारत में ये केवल 1360 यूनिट्स है। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रोथ का स्कोप है। और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में आप ध्यान दीजिए तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी धीरे धीरे इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। ठीक है, अब टाटा पावर का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था, राइट। अब यहाँ पे भी आप देखिए तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो मीडियन PE है, मीडियन PE यहाँ पे 31 के आसपास है। काफी लंबे समय से उसके ऊपर ही चल रहा था। अब थोड़े समय से हम देख रहे हैं कि इसमें आपको मीडियन PE के आसपास प्राइसेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंस 10 साल का टाइम पीरियड है, तो ऐसे में मार्केट वोलेटाइल रहे और इसमें 1-2 बार गिरावट भी हो जाए, तो इसकी एक्सपेक्टेशन के साथ ही साथ थोड़ा सा डिफेंसिव टाइप की भी पोर्टफोलियो होनी चाहिए। तो ऐसे में FMCG सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि ना सिर्फ डिफेंसिव है बल्कि मार्केट क्रैश की सिचुएशन में भी इनमें डिमांड बनी रहती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एग्जांपल कंपनी के तौर पे डेटर टर्नओवर डेज देखें तो केवल 42 डेज का यहाँ पे डेटर टर्नओवर डेज है और साथ ही साथ इन्वेंट्री टर्नओवर डेज केवल 47 डेज का। 40-45 दिन में जो भी माल आता है, माल कस्टमर के पास चला जाता है, बिक जाता है। तो जब भी मैं एनालिसिस करता हूं मैं इन्वेंट्री टर्नओवर जरूर से जरूर देखता हूं। मैं ये देखता हूं कि कंपनी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है या प्रोड्यूस कर रही है वो कितने दिनों के अंदर उसको सेल कर पा रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट शेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी प्रोडक्ट सेगमेंट्स रहते हैं उन प्रोडक्ट सेगमेंट्स में कंपनी का ओवरऑल मार्केट शेयर क्या है, इसकी स्टडी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर बेसिकली एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि क्रेडिट एक्सपेंशन के टर्म्स में अभी भी ग्रोथ का स्कोप है। साथ ही साथ टियर 2, टियर 3 सिटीज और रूरल इंक्लूजन अभी भी उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया है। सो अभी भी ये सेक्टर अपना फुल पोटेंशियल का ग्रोथ नहीं अचीव कर पाया है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल श्रीराम फाइनेंस पे अगर हम ध्यान दें तो इसका जो मीडियन PE 13 के आसपास है और यहाँ पे अगर हम देखें तो अर्ली फेब 2025 में अराउंड 13 के आसपास ही PE हमें देखने को मिल रहा था। तो मीडियन PE के आसपास कंपनीज के जब प्राइसेस रहते हैं तो उन्हें हम एक अंडर वैल्यूड की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक, तो ये बेसिकली एक तरह से कॉन्विक्शन जो है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्विक्शन एंड डिसिप्लिन। ध्यान रखिए यहाँ पे जो भी हमने सिक्योरिटीज डिस्कस किए वो सभी एग्जांपल्स हैं, किसी तरह के एडवाइसेस नहीं है। 2035 तक के लिए आप कौन से स्टॉक्स पिक करना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। इस तरह की इंफॉर्मेशन और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए एंड ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे ऐसे ही अपडेट्स हम आने वाले समय में पोस्ट करते रहेंगे। ध्यान रखिए आपको ज्वाइनिंग के लिए एक छोटी सी फी देनी होगी। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।